नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ की उस पॉश सरकारी कॉलोनी में आज शाम की रौनक ही कुछ और थी। जज रोहन मेहरा के बंगले पर बत्तियां जल रही थीं। रोहन, जो हाल ही में सिविल जज के पद पर नियुक्त हुआ था, आज अपनी जिंदगी की पहली बड़ी पार्टी दे रहा था। शहर के नामी गिरामी वकील, सीनियर जज और बड़े अधिकारी इस पार्टी में शिरकत कर रहे थे। रोहन काले बंद गले के सूट में, हाथ में महंगा गिलास पकड़े, सबसे हंस हंसकर बातें कर रहा था। उसकी मंगेतर प्रिया, जो खुद एक मशहूर वकील की बेटी थी, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। माहौल में महंगी शराब और इत्र की खुशबू घुली हुई थी। सब कुछ उत्तम था, सब कुछ रोहन के नए रुतबे के मुताबिक था। पर उस बंगले के एक कोने में, रसोई के पास, एक औरत चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। वो रोहन की मां शांति थी। एक साधारण सी सूती साड़ी पहने, जिसके पल्लू पर हल्दी का एक छोटा सा दाग भी लगा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसका बेटा, उसका राजा बेटा, जज बन गया था। उसका 30 साल का संघर्ष आज सफल हो गया था। शांति को वो दिन याद आ गए जब रोहन के पिता, जो एक छोटे से क्लर्क थे, गुजर गए थे। रोहन तब सिर्फ 10 साल का था। शांति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सिलाई का काम शुरू किया, लोगों के घरों में खाना बनाया, टिफिन सर्विस चलाई, पर अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। वो खुद भूखी सो जाती, पर रोहन को कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो गरीब है। रोहन होशियार था। वो पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। उसने दिल्ली जाकर कानून की पढ़ाई की और पहले ही प्रयास में न्यायिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। आज वो जज था। और शांति आज भी वही पुरानी माँ थी। उसने देखा कि मेहमानों के गिलास खाली हो रहे थे। उसने सोचा, मेरा बेटा इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, मैं भी कुछ मदद कर दूं। वो रसोई में गई, जो आज कैटरिंग वालों से भरी थी, और खुद अपने हाथ से पनीर के पकौड़े तलकर एक ट्रे में सजा लिए। वो कांपते कदमों से, पर गर्व से भरी हुई, उस ट्रे को लेकर ड्राइंग रूम में आई। बेटा रोहन, उसने धीमी आवाज में कहा। रोहन, जो जज शर्मा से बात कर रहा था, अपनी मां को इस हाल में देखकर ठिठक गया। प्रिया ने उसे कोहनी मारी, जैसे कह रही हो, ये यहाँ क्या कर रही हैं? जज शर्मा की पत्नी, एक बेहद अमीर दिखने वाली महिला, ने नाक सिकोड़ते हुए प्रिया से पूछा, प्रिया, ये कौन है? तुम्हारी होने वाली सास है क्या? प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रोहन ने स्थिति को संभालते हुए एक ठहाका लगाया। वो अपनी मां के पास गया, उसके हाथ से ट्रे ली और हंसते हुए बोला, अरे आंटी, आप भी क्या? ये तो शांति अम्मा है, हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। मेरे पिता के वक्त से है, तो हम इन्हें मां जैसा ही मानते हैं। क्यों अम्मा, आप जाइए, आराम कीजिए। यहाँ वेटर है ना, नौकरानी। ये एक शब्द शांति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसके हाथ कांप गए। वो जिस बेटे को जज साहब बनते देख रही थी, उस बेटे ने आज भरी महफिल में उसे नौकरानी बना दिया था। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो बस सिर झुकाकर वापस रसोई की तरफ मुड़ गई। उसके कानों में रोहन का अगला वाक्य गूंजा, वो क्या है ना आंटी, पुराने लोग हैं, उन्हें आदत है काम करने की। चलिए, आप स्नैक्स लीजिए। पार्टी देर रात तक चलती रही। शांति अपने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में, जो उसे बंगले के पीछे मिला था, बैठी रोती रही। उसे अपनी कोख पर, अपनी परवरिश पर घिंड आ रही थी। उसने क्या इसी दिन के लिए ये सब किया था? सुबह हुई। रोहन कल रात के नशे से जागा। उसे हल्की सी शर्मिंदगी थी, पर उससे ज्यादा उसे अपने रुतबे की फिक्र थी। प्रिया का फोन आया। रोहन, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी माँ, वो हमारे स्टैंडर्ड के साथ मेल नहीं खाती। मैं जब उस बंगले में आऊंगी, तो मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। तुम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दो। रोहन को प्रिया की बात सही लगी। उसे भी लगता था कि उसकी अनपढ़, गंवार माँ उसके जज वाले रुतबे पर एक धब्बा है। उसने फैसला कर लिया,
वो अपनी माँ के क्वार्टर में गया। शांति रात भर सोई नहीं थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। माँ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह घुमाने ले जा रहा हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। शांति ने बिना कोई सवाल किए अपनी छोटी सी पोटली बांधी। वो जानती थी कि कल रात जो हुआ, उसके बाद अब इस घर में उसकी जगह नहीं है। रोहन उसे अपनी नई चमचमाती गाड़ी में बिठा कर ले गया। वो शहर के बाहर एक बड़ी सी इमारत के सामने रुका। बाहर बोर्ड लगा था, स्वर्ग धाम वृद्धाश्रम। ये कहाँ ले आए बेटा? शांति की आवाज काम गई। माँ, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जगह है, रोहन ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा। देखो, यह तुम्हारी उम्र के कितने लोग हैं, तुम्हारा मन लगा रहेगा। मेरे पास जज के काम से फुर्सत नहीं होती, प्रिया भी आ जाएगी, तुम यहां खुश रहोगी, मैं हर महीने पैसे भिजवा दिया करूंगा। शांति ने अपने बेटे का चेहरा देखा। ये वो रोहन नहीं था जिसे उसने पाला था। ये कोई अजनबी था जिसकी आंखों में सिर्फ अहंकार और मतलब था। तुमने मुझे नौकरानी कहा था ना? शांति ने धीरे से कहा। तो मालिक अपनी पुरानी नौकरानी को वृद्धाश्रम में ही छोड़ता है ना जज साहब? रोहन इस ताने से तिलमिला गया। माँ, तुम बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरे रुतबे का सवाल है। एक जज की माँ ऐसे गंदे कपड़ों में नहीं रह सकती। शांति ने वाक्य पूरा किया। वो गाड़ी से उतरी, उसने अपनी पोटली उठाई। जाओ बेटा, तुम अपना रुतबा संभालो, मैं अपनी बची हुई जिंदगी संभाल लूंगी। रोहन ने मैनेजर से सारे कागज साइन किए। उसने एडवांस में 1 साल की मोटी फीस जमा की। उसने एक बार भी पलटकर अपनी मां को नहीं देखा। वो गाड़ी में बैठा और तेजी से चला गया। शांति उस आलीशान वृद्धाश्रम के लोहे के गेट के अंदर खड़ी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को देख रही थी। वो रोई नहीं, उसने अपने आंसुओं को पी लिया। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा तू मेरे बेटे के हाथों दिलवा रहा है? उसे क्या पता था कि भगवान ने सजा नहीं, एक ऐसी पटकथा लिखी थी जो अगले ही दिन उसके बेटे के अहंकार को चकनाचूर करने वाली थी। अगली सुबह रोहन मेहरा जब सोकर उठा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घर में कोई पूजा पाठ का शोर नहीं था, कोई उसे डांटने वाला नहीं था कि जज साहब सुबह के 8 बज गए, उठ जाओ। बंगले में एक खामोशी थी जिसे रोहन ने आजादी का नाम दिया। उसने प्रिया को फोन किया, डार्लिंग, रास्ता साफ हो गया है, माँ को मैंने एक बहुत अच्छे 5 स्टार ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया है, वो वहां बहुत खुश रहेंगी। प्रिया भी खुश हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया रोहन, आज शाम को मैं घर देखने आऊंगी। रोहन ने फोन रखा और शीशे में खुद को देखा। अपनी महंगी घड़ी पहनी, इटालियन सूट पहना और अपने पहले दिन के लिए तैयार हुआ। आज उसे लखनऊ बेंच के हाई कोर्ट में दूसरे नए जजों के साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए जाना था। ये एक बड़ा दिन था। वो हाई कोर्ट के सबसे बड़े कोर्ट रूम, कोर्ट नंबर 1 में जाएगा। रोहन खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रहा था। वो अपनी गाड़ी से हाई कोर्ट पहुंचा। वकीलों की भीड़ उसे सलाम कर रही थी। गुड मॉर्निंग जज साहब। रोहन का सीना गर्व से फूल गया। वो भूल गया कि वो इस मुकाम तक किसकी उंगलियां पकड़कर पहुंचा था। वो उस औरत को भूल गया था जिसने अपनी उंगलियों में सुई चुभो कर उसकी किताबों के पैसे जोड़े थे। वो कॉरिडोर से गुजर रहा था जहां वकीलों के बीच एक फुसफुसाहट चल रही थी। पता है, आज नई चीफ जस्टिस साहिबा चार्ज ले रही हैं, एक वकील ने कहा। हाँ, सुना है बहुत सख्त है। जस्टिस शांति वर्मा दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई है। कहती हैं उन्हें काम में जरा भी कोताही पसंद नहीं। रोहन ने यह नाम सुना, शांति वर्मा। उसने सोचा, शांति कितना आम नाम है। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भव्य कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल हुआ। कमरा खचाखच भरा था। सीनियर वकील, जज, रजिस्ट्रार सब मौजूद थे। रोहन को नए जजों के लिए आरक्षित पहली पंक्ति में जगह मिली। वो बैठ गया और घमंड से चारों ओर देखने लगा। तभी कोर्ट मास्टर ने ऊंची आवाज में कहा, सावधान, योर लॉर्डशिप्स।
पूरा कोर्ट रूम एक साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं, जहां से जजों को आना था। 3 जज अंदर दाखिल हुए। 2 पुरुष जज और उनके बीच में मुख्य कुर्सी की तरफ बढ़ती हुई एक महिला। रोहन ने नजर उठाई। सामने जो औरत चीफ जस्टिस की उस विशाल गद्दीदार कुर्सी पर बैठने जा रही थी, उसे देखकर रोहन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैर ऐसे कांपने लगे जैसे उनमें जान ही न बची हो। वो पसीने से तरबतर हो गया। उसके कानों में कल रात के पार्टी के शब्द गूंजने लगे। ये तो शांति अम्मा है, हमारी नौकरानी। सामने उस कुर्सी पर कोई और नहीं, उसकी मां शांति बैठी थी। वही शांति जिसे वो कल स्वर्ग धाम वृद्धाश्रम में छोड़कर आया था। पर आज वो उस सूती साड़ी में नहीं थी। वो जजों के उस गरिमा में सफेद लिबास में थी। उनके चेहरे पर न कोई ममता थी, न कोई दुख। उनके चेहरे पर सिर्फ एक जज का रौब था, एक चीफ जस्टिस का तेज था। रोहन को लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? उसकी मां, एक चीफ जस्टिस? ये नामुमकिन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रजिस्ट्रार ने माइक पर घोषणा की, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की नई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शांति वर्मा का स्वागत करें। वर्मा। रोहन ने सोचा, मेरी मां का नाम तो शांति मेहरा है। ये कोई और है। ये सिर्फ हमशक्ल है। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, पर उसका दिल जानता था कि ये कोई हमशक्ल नहीं। ये वही आंखें थीं जिन्होंने उसे रात रात भर जागकर पढ़ाया था। ये वही चेहरा था जिसे उसने कल शर्मिंदगी के साथ वृद्धाश्रम में छोड़ा था। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। रजिस्ट्रार ने नए जजों का परिचय कराना शुरू किया। और अब हमारे नए नियुक्त सिविल जज मिस्टर रोहन मेहरा। जैसे ही रोहन का नाम पुकारा गया, रोहन कांपते हुए खड़ा हुआ। चीफ जस्टिस शांति वर्मा ने अपनी नजरें कागजों से उठाईं और रोहन की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए भी कोई भाव नहीं आया, न गुस्सा, न पहचान, न दुख। वो बस एक जज की ठंडी, बेबाक नजर थी जो एक जूनियर जज को देख रही थी। रोहन उस नजर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपनी आंखें झुका लीं। उसे लगा कि वो वहीं जमीन में गड़ जाएगा। कोर्ट रूम में बैठी प्रिया, जो ये कार्यवाही देखने आई थी, वो भी ये सब देख रही थी। उसने पहले चीफ जस्टिस को देखा, फिर रोहन को। उसे याद आया, पार्टी, शांति अम्मा, नौकरानी। प्रिया का दिमाग घूम गया। उसे सब समझ आ गया। जिस औरत को उसके मंगेतर ने नौकरानी कहकर जलील किया, वो असल में इस प्रदेश की सबसे बड़ी जज थी। प्रिया को रोहन से घिन आने लगी। यह कहानी में एक मोड़ था जिसे रोहन का अहंकार कभी समझ ही नहीं पाया था। शांति मेहरा शादी से पहले शांति वर्मा थी। वो एक काबिल वकील थी। पर शादी के बाद जब रोहन पैदा हुआ और उसके पति का देहांत हुआ, तो शांति ने अपने करियर को थाम लिया। उसने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी वकालत छोड़ दी और वो सारे छोटे मोटे काम किए जो रोहन जानता था। उसने सिलाई की, खाना पकाया, ताकि वो रोहन को पढ़ा सके। पर जब रोहन बड़ा होकर दिल्ली लॉ स्कूल चला गया, तो शांति अकेली रह गई। तब उसके पुराने जुनून ने फिर से जोर मारा। उसने 40 की उम्र में दोबारा अपनी कानून की किताबें खोली। उसने हार नहीं मानी। उसने हायर जुडिशियल सर्विस हेजेस की परीक्षा दी और अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर वो सीधी डिस्ट्रिक्ट जज बन गई। वो पिछले 10 सालों से जज थीं, पर एक दूसरे राज्य में, मध्य प्रदेश में। रोहन, जो अपनी पढ़ाई और फिर अपनी नौकरी के घमंड में इतना चूर था, उसने कभी अपनी मां से ये पूछने की जहमत ही नहीं उठाई कि मां, तुम अकेली क्या करती हो। वो बस हर महीने थोड़े पैसे भेज देता था और सोचता था कि उसका फर्ज पूरा हो गया। उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी मां, जिसे वो एक अनपढ़, गंवार औरत समझता था, वो असल में उससे कहीं ऊंचे पद पर एक काबिल जज के तौर पर काम कर रही थी। और अब किस्मत का खेल देखिए, वो प्रमोट होकर चीफ जस्टिस बनकर उसी शहर में, उसी हाई कोर्ट में आ गई थी जहां उसका बेटा अपनी पहली पोस्टिंग पर था। वो कल ही लखनऊ आई थी। उन्होंने सोचा था कि वो अपने बेटे को सरप्राइज देंगी।
पर बेटे ने तो उन्हें ऐसा सरप्राइज दे दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कल जब रोहन उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ रहा था, तब भी शांति चुप रही। वो देखना चाहती थी कि उनका बेटा कितना गिर सकता है, और आज वो बेटा उनके सामने एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। कोर्ट एडजर्न्ड। सब लोग बाहर जाने लगे। रोहन अपनी जगह पर ही जड़ हो गया। प्रिया उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू और नफरत थी। रोहन, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने अपनी माँ के साथ, जो खुद चीफ जस्टिस है, तुमने उन्हें नौकरानी कहा और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। तुम कितने घिनौने इंसान हो। प्रिया ने अपनी उंगली से सगाई की अंगूठी उतारी और रोहन के चेहरे पर फेंक दी। ये रिश्ता खत्म। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। प्रिया तेजी से बाहर निकल गई। रोहन टूटकर कुर्सी पर गिर पड़ा। एक ही पल में उसका घमंड, उसका रुतबा, उसका प्यार सब खाक में मिल गया था। तभी चीफ जस्टिस का अर्दली आया। जज रोहन मेहरा, आपको चीफ जस्टिस साहिबा ने अपने चैम्बर में बुलाया है। ये बुलावा मौत के पैगाम जैसा था। रोहन मेहरा के पैर ऐसे चल रहे थे जैसे उन पर मनोवजन बंधा हो। वो उस लंबे गलियारे से गुजरा जिसके अंत में मुख्य न्यायाधीश की तख्ती लगी थी। उसका दिल सीने में नहीं, गले में धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी, रोबदार आवाज आई, अंदर आ जाइए। रोहन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। चैम्बर किसी महल के कमरे जैसा था। विशाल लकड़ी की मेज के पीछे वो औरत बैठी थी जिसे वो कल तक अपनी अनपढ़ मां समझता था। आज वो माननीय मुख्य न्यायाधीश शांति वर्मा थीं। उनके चेहरे पर वही कठोरता थी। बैठिए जज मेहरा, उन्होंने कहा। रोहन बैठा नहीं। वो दौड़कर उनकी मेज के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां। उसने अपनी मां के पैर पकड़ लिए। शांति ने अपने पैर नहीं खींचे। वो बस चुपचाप अपने बेटे को रोता हुआ देखती रही। कई मिनटों तक कमरे में सिर्फ रोहन की सिसकियों की आवाज गूंजती रही। फिर शांति ने धीरे से कहा, उठो। रोहन, उसकी आवाज में अब वो सख्ती नहीं थी, एक मां की थकी हुई आवाज थी। रोहन उठा, पर उसकी नजरें झुकी थीं। तुमने मुझसे माफी मांगी रोहन, पर तुमने गुनाह किसके साथ किया? मेरे साथ या खुद के साथ? रोहन चुप रहा। मैं वो मां हूं, शांति ने कहना शुरू किया, जिसने तुम्हारी गंदी नैपी साफ करने से लेकर तुम्हें जज की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी के 30 साल जला दिए। मैंने सिलाई की तो मेरी उंगलियों से खून बहा। मैंने खाना पकाया तो मेरे हाथ जले। क्यों? ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने। पर मैं गलत थी। शांति की आंखों में आंसू आ गए, पर वो बह नहीं। मैं तुम्हें बड़ा आदमी तो बना पाई, पर अच्छा इंसान नहीं बना सकी। मेरा बेटा जज तो बन गया, पर एक बेटा होने में फेल हो गया। जिस मां ने तुम्हें दुनिया दिखाई, तुम्हें उसी मां को दुनिया के सामने नौकरानी कहते हुए शर्म नहीं आई। रोहन नहीं मां कहकर फिर रोने लगा। चुप रहो। शांति की आवाज फिर सख्त हो गई। तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा ये सोचकर कि मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, तुम्हारे रुतबे से मेल नहीं खाती, है ना? तुम अपने उस शीशे के महल में इतने अंधे हो गए थे कि तुम्हें मेरी सूती साड़ी तो दिखी, पर उस साड़ी के पीछे छिपी एक जज का लिबास नहीं दिखा। तुम्हें मेरे हाथ का हल्दी का दाग तो दिखा, पर मेरे हाथ की वो कलम नहीं दिखी जो रोज इंसाफ लिखती है। रोहन कांप रहा था। मैं पिछले 10 साल से जज हूं रोहन। जिस वक्त तुम दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रहे थे, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में बैठकर फैसले सुना रही थी। मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरा बेटा खुद के दम पर क्या बनता है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जज की औलाद होने के घमंड में जियो, पर तुमने तो बिना वजह ही इतना घमंड पाल लिया। घमंड इस बात का कि तुम जज हो और मैं एक नौकरानी। शांति अपनी कुर्सी से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। तुमने प्रिया को खो दिया, तुमने अपना सम्मान खो दिया, और आज
तुमने अपनी माँ को भी खो दिया। नहीं माँ, नहीं। रोहन चीखा, ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगा माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। घर? शांति मुड़ी, कौन सा घर? वो बंगला, वो सरकारी बंगला जो तुम्हें मिला है? नहीं जज मेहरा, अब तुम मेरे घर चलोगे, चीफ जस्टिस के बंगले में, पर एक बेटे की तरह नहीं, एक गुनहगार की तरह। रोहन को समझ नहीं आया। मतलब ये। शांति ने मेज से एक कागज उठाया। ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है। मैं उसी हाई कोर्ट में नहीं बैठ सकती जहां मेरा बेटा, जिसने मुझे नौकरानी कहा हो, वो जज बनकर बैठे। ये न्याय के उसूलों के खिलाफ है। तुम लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर बहराइच के एक छोटे से गांव की अदालत में जा रहे हो। ये तुम्हारी सजा है, तुम्हारी मां की तरफ से नहीं, चीफ जस्टिस की तरफ से। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहराइच, एक छोटा सा गांव, उसका करियर, उसका रुतबा। मां, ऐसा मत करो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। करियर? शांति हंसी। जब तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ रहे थे, तब तुमने मेरे बुढ़ापे के बारे में सोचा था? नहीं, तुमने सिर्फ अपने रुतबे के बारे में सोचा। अब तुम जाओ और उन गरीब किसानों के बीच रहो। शायद उनकी सादगी देखकर तुम्हें समझ आए कि इंसानियत रुतबे से बड़ी होती है। रोहन वहीं फर्श पर बैठ गया। वो जानता था कि सब खत्म हो गया, उसे सजा मिल चुकी थी। उसके अहंकार ने उसे आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। महीनों बीत गए। जज रोहन मेहरा बहराइच की उस छोटी सी सीलन भरी अदालत में बैठा था। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी रो रही थी, जिसके बेटे ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया था। रोहन को उस औरत में अपनी मां दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस औरत के हक में फैसला सुनाया और अपने पैसों से उसे एक शॉल खरीद कर दी। रोहन जज तो अभी भी था, पर आज वो इंसान बन गया था। दूसरी तरफ लखनऊ में चीफ जस्टिस शांति वर्मा अपने विशाल बंगले में अकेली बैठी थी। उनके हाथ में रोहन के बचपन की एक तस्वीर थी। वो आज भी अपने बेटे से प्यार करती थी, पर इंसाफ का तकाजा कुछ और था। उन्होंने एक मां की ममता को एक जज की जिम्मेदारी के नीचे दबा दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का रुतबा उसके कपड़ों या उसकी कुर्सी से नहीं, उसकी सोच से बनता है। रोहन ने अपनी मां को नौकरानी कहकर जिस सादगी का अपमान किया था, असल में वही सादगी उसकी मां की सबसे बड़ी ताकत थी। अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डालता है कि उसे हीरे में भी पत्थर नजर आता है, और जब वो पर्दा हटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भगवान का न्याय कभी कभी अदालत के हथौड़े से नहीं, बल्कि रिश्तों के आईने से होता है, जहां इंसान को अपना ही घिनौना चेहरा साफ नजर आ जाता है।